नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज स्ट्रीट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। आज हमारे खास शो सोशल पंचायत में आप सभी का स्वागत है और आज का मुद्दा है हरियाणा विधानसभा चुनाव। हरियाणा विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कुरुक्षेत्र में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। यहाँ पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बीजेपी के लिए हरियाणा चुनाव जीतना क्यों जरूरी है। आपको बता दें कि जैसे ही बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की, वैसे ही पार्टी के भीतर बगावत देखा गया, कई इस्तीफे सामने आए। ऐसे में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो परिणाम सामने आए, किस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर बनने के बावजूद बीजेपी ने जो सोचा था, जो नतीजे के बारे में सोचा था, उसका बिल्कुल विपरीत हुआ। ऐसे में हरियाणा विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए खासा जरूरी हो गया है और आखिर इसकी वजह क्या है, इसके लिए क्या कुछ फुल प्रूफ प्लान बना चुकी है बीजेपी और किस तरीके का एजेंडा है, इन सभी मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में तीन खास मेहमान हैं, अरुण, सैफ और विशाल। अरुण, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे ही उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आई, बीजेपी के अंदर कलह देखा गया, बगावत सामने आई, इस्तीफे सामने आए, अब बीजेपी का क्या प्लान है? देखिए, अब तो जिस तरह से नामांकन हो चुके हैं और अब प्रचार प्रसार का टाइम है। हमने देखा कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र में एक बड़ी रैली की, उसमें उन्होंने कई सारी बातें कही। सबसे प्रमुख बात मुझे जो उनके भाषण में लगी वो ये थी कि उन्होंने अपने आप को यानी बीजेपी को इस तरह से दिखाने की कोशिश की कि वो अपने वादों की पक्की है। उन्होंने कांग्रेस की सरकार का जिक्र किया, हिमाचल में जिक्र किया, तेलंगाना में जिक्र किया, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार का जिक्र किया कि किस तरह से उन्होंने अपने जो वादे गारंटी दी थी वो शायद पूरे नहीं हुए वहां पे। और बीजेपी की ओर से ये अश्योरेंस दिया गया किस तरह से बीजेपी जो है, बीजेपी की जो गारंटी है वो पूरी करती है। उन्होंने अपनी योजनाएं गिनाई, अपने सारे काम गिनाए और इसी के साथ कांग्रेस पर भी निशाना साधा। इसके अलावा उनके भाषण में ये बात भी अहम रही कि उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी का भी जिक्र किया। हमने देखा कि बीजेपी के जो टिकट वितरण में पंजाबी नेताओं को भी टिकट मिला है, तो कहीं ना कहीं वो वोट बैंक भी साधने की कोशिश है। हम देखते हैं कि बीजेपी हमेशा जो है ओबीसी उनके समर्थक उम्मीदवार जो हैं वो ज्यादा उन्हें टिकट में तरजीह दी जाती है, लेकिन इस बार का जो टिकट वितरण था उसमें हमें जाट चेहरे भी कई देखने को मिले। 16 जाट नेताओं को उन्होंने टिकट देके उतारा है। तो हरियाणा की राजनीति जिस तरह से हम जानते हैं कि आबादी भी उस तरह की है कि जातीय समीकरण बहुत अहम हो जाते हैं साधने के लिए। ओबीसी की संख्या 33% से ज्यादा है, फिर उसके बाद जाट प्रतिशत 25% से ज्यादा है। तो ये जो मुख्य समीकरण है इसको बीजेपी ने साधने की कोशिश की। हाँ, ये एक गलती मुझे लगता है कि आलाकमान की ओर से हो गई कि जो कैंडिडेट हैं उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। जो उम्मीदवार थे, जो दावेदार थे टिकट के, उन्हें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया और जिस तरह से लिस्ट आई और फिर भगदड़ की स्थिति हमें देखने को मिली और वो कांग्रेस ने जरूर भुनाई। बिल्कुल। सैफ, कहीं ना कहीं देखा जा सकता है हरियाणा विधानसभा चुनाव के वक्त कि बीजेपी में जो वरिष्ठ नेताएं हैं उनको डर सता रहा है। आपको क्या लगता है किस बात का डर सता रहा है हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी को और स्पेशली पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को? पार्टी को डर इस बात का है कि लोकसभा चुनाव में जो हरियाणा में जो बीजेपी के साथ हुआ, 10 सीटें थी, 10 के बाद 5 हो गए। उत्तर प्रदेश का जो सबसे ज्यादा डर उनको उत्तर प्रदेश की वजह से, बिल्कुल, कि बीजेपी को सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो हुआ यूपी में। यूपी में बीजेपी बहुत स्ट्रांग थी लेकिन उसको लोकसभा में नुकसान हुआ, जिसके बाद जो विपक्ष की जो ताकत वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब विपक्ष अब पूरी तरीके से बीजेपी को बैकफुट पर ला चुका है। अब बीजेपी भी जानती है इस वजह से, क्योंकि विपक्ष अब मजबूत है, तो विपक्ष किस तरीके से हर बिल का विरोध करता है और कहीं ना कहीं जो सरकार है वो बिलों को वापस भी ले लेते, कुछ बिलों पे वापस ले लेते, कुछ पे जेपीसी पे बैठा देती है। तो विपक्ष बहुत मजबूत है, जिसका डर बीजेपी के जो बड़े वरिष्ठ नेता उनको सता रहा है। क्योंकि अगर हरियाणा हाथ से गया, बिल्कुल, तो हरियाणा जिस हिसाब से हरियाणा के साथ साथ कई राज्य जुड़े, अगर बात करें हिमाचल, दिल्ली, इसके बाद चुनाव जो है विधानसभा चुनाव है, उपचुनाव है, तो एक तरह से कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाला काम हो जाएगा। हमने देखा था कि जिस तरह से ये लोकसभा के भी चुनाव हुए हैं, आप यूपी में इतना अच्छा, ओवरऑल इंडिया में आपकी सीटें बहुत घट गई हैं, आप हरियाणा में इतना स्ट्रांग नहीं कर पाए, 50% पर आ गए और वही हाल आपका यूपी में हुआ। तो मुझे लगता है कि अगर हरियाणा राज्य भी अगर बीजेपी के हाथ से चला जाता है तो आगे जो यूपी के उपचुनाव आने हैं, महाराष्ट्र का चुनाव है, झारखंड का चुनाव है, वहाँ
कहीं ना कहीं मोराल जो है उस पर असर डाउन होता है, बिल्कुल। और जब से राहुल गांधी नेता विपक्ष बने तब से तो बीजेपी को ज्यादा ही बैकफुट पर मुझे नजर आ रही है। और कई सारे मुद्दे जो हैं बिल्कुल। उन्होंने तो फैसले आप लिए जिसे सैफ आप वापस कहना लिया चाहते हैं गया। कि राहुल गांधी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जैसे विपक्ष के एक जो मेन चेहरा बन गए राहुल गांधी, तो क्या बीजेपी राहुल गांधी से डर गई है? नहीं, डर तो नहीं है, लेकिन क्योंकि एक मजबूत विपक्ष है इस वक्त जो उन्हें हर मुद्दों पर घेरता हुआ आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी को डर है। क्योंकि पहले जब बीजेपी 2 बार पावर में थी तो बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार में थी, तो उसे किसी चीज का डर नहीं था, क्योंकि उनके पास पूर्ण बहुमत है, उनके पास सहयोगी दल का सहारा लेने की उन्हें जरूरत नहीं पड़ी। बिल्कुल। बट इस बार उनके साथ कुछ सहयोगी दल है, हर मुद्दों पर पहले चर्चा होती है। पहले हाँ। ऐसा नहीं होता था, पहले हम देखते थे कोई भी बिल आता था लोकसभा में पास, राज्यसभा में पास हो जाता। सर यहाँ पर मेरा कंफ्यूजन है, उसको जरा क्लियर कीजिएगा। हमने पास्ट में देखा है कि बीजेपी के जो आला कमान है, जो वरिष्ठ नेताएं हैं, वो राहुल गांधी को इतना सीरियसली नहीं लेते थे। तो इन सालों में ऐसा क्या बदला है कि बीजेपी, जैसा आपने कहा कि बीजेपी कहीं डरी हुई है राहुल गांधी से, ऐसा क्या बदल गया? क्योंकि पहले हमने देखा है कि किस तरीके से जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जो बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है, वो कभी राहुल गांधी को सीरियसली लेते ही नहीं थे। आखिर क्या बदल गया है? राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की, जिसके बाद से उन्होंने जो जमीन पे जो लोगों से मिले, जमीनी स्तर पर जो काम किया जो है, लोगों से काम किया, उनसे जो मिले, बातचीत की, उसके बाद से उनकी जो इमेज है वो बहुत ज्यादा बदली है। बिल्कुल। पहले राहुल गांधी को बीजेपी एक अलग इमेज से देखती थी, उनके कोई भी नेता कोई सीरियसली नहीं लेता था। बिल्कुल। नहीं, इसमें एक मुझे लगता है कि एक सोशल मीडिया कैंपेनिंग की भी बहुत भागीदारी है, क्योंकि पहले जो जिस तरह से राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया जाता था, और उसके बाद जो राहुल गांधी की ओर से या कांग्रेस की ओर से ये भारत जोड़ो यात्रा की गई, बीजेपी ने इसे राहुल गांधी का रीलॉन्चिंग प्रोग्राम बताया, लेकिन वो कहीं ना कहीं वोटर्स के दिमाग में एक सीनियर नेता या एक सीरियस नेता की छवि जरूर छोड़ने में मुझे लगता है कामयाब हुआ। और डरने वाली तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, वो परसेप्शन व्यूअर्स का चेंज हुआ। जो वोटर्स थे वो कहीं ना कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी भी आ जाती है इतने सालों में, तो वो उसका फायदा भी जो है कांग्रेस को। और हमें ये भी देखना होगा कि राहुल गांधी के जो भाषण है वो पिछले कुछ सालों में काफी बदले हैं, क्योंकि पहले राहुल गांधी कुछ भी बोलते थे, बट अभी जो राहुल गांधी के जो भाषण है वो बहुत सोच समझ के दिया जा रहा है, और वो पूरी तरीके से घेर रहे हैं बीजेपी को। अब उनके भाषण में उनकी जो पीआर टीम है, मुझे लग रहा है वो काफी अच्छी है, काफी बेहतर है, जिस वजह तो से मुझे लगता है कि ऑल क्रेडिट गोज टू उनकी पीआर टीम, राहुल गांधी नहीं, उनकी पीआर टीम नहीं, राहुल गांधी ने भी बहुत काम किया। भारत जोड़ो जो यात्रा, उनकी जो सक्सेसफुल यात्रा रही, उस यात्रा ने राहुल गांधी को पूरा चेंज कर दिया, एक नया रूप दिया। बिल्कुल एक नया रूप दिया। इसका फायदा उनको लोकसभा में भी हुआ और विधानसभा में भी मुझे हरियाणा में होता हुआ दिख रहा है। तो इस वजह से बीजेपी डरी हुई है, क्योंकि बीजेपी को किसी चीज का डर नहीं था, बीजेपी को किसी चीज का डर नहीं था, बीजेपी अकेले थी। चलिए विशाल, जैसे सैफ ने कहा कि बीजेपी राहुल गांधी से डरी हुई है, इस बात पर कितना सहमत है आप? सियासत में कोई डर या फिर कोई वहम नहीं होता। मेन चीज ये है कि अगर हम कांग्रेस या बीजेपी के दावों की बात करें तो शायद हमें उस पर दावों पर बात नहीं करनी चाहिए, हमें बात करनी चाहिए जमीनी हकीकत पर। अब अगर हम जमीनी हकीकत की अगर बात करें, अगर आपने 2019 के लोकसभा के चुनाव अगर देखे हो तो उसमें बीजेपी को हरियाणा से अच्छा खासा वोट मिला था, 10 की 10 सीटें बीजेपी ने वहां पे निकाल ली थी। बिल्कुल। लेकिन जब 6 महीने के बाद जब चुनाव हुआ 2019 में हरियाणा विधानसभा चुनाव का, लेकिन वो वोट जो था, वोट बैंक जो था बीजेपी का, वो बट गया था जेजेपी में और बीजेपी में, क्योंकि खट्टर सरकार की नाराजगी लोगों ने जताई और उससे हट करके जेजेपी को लोगों ने वोट दिया। ठीक है, तो वो हमने उस टाइम पर देखा कि जो बीजेपी का वोट था वो बट चुका था। लेकिन अब उसके बाद 5 साल और सरकार चली जेजेपी और बीजेपी की मिलकर के, लेकिन अब 10 साल हो चुका है। अब 10 साल में और भी ज्यादा मुद्दे सामने आ चुके हैं जो अब लोगों की नाराजगी दिखाएगा। अब 2019 का जैसे हमने जिक्र किया, वैसे अब 2024 में दिखा हमें, 2024 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी घटकर 10 में से 5 सीटों पर सिमट कर रह गई है, और अब वही 6 महीने बाद अब विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जिसमें से अब उनके पास जेजेपी भी अब उनका सहयोगी नहीं रही है, क्योंकि जेजेपी भी अब अलग से चुनाव लड़ रही है। और बीजेपी अब इसलिए डर रही है क्योंकि डर हम नहीं बोल सकते हैं, उनको वोट बैंक का डर सता रहा है कि हो सकता है कि जो वोट बैंक का डर तो हर पार्टी को सताता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही जो बीजेपी को जो वोट बैंक का जो डर है वो अब अपने तरफ खींचने में लगी हुई है, और वो यही वजह कि पीएम मोदी वहां पर हरियाणा में जाकर अब रैली करना शुरू कर रहे हैं। लेकिन विशाल, अरुण ने थोड़ी देर पहले एंटी इनकम्बेंसी की बात की, तो क्या लगता है कि बीजेपी को हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ सकता है? मैं आपको उसी पर लेके आ रहा हूँ। अगर आपने देखा हो, बहुत बारीक चीज है, कांग्रेस का जो आला कमान है वो बहुत ज्यादा हरियाणा में नहीं उतर रहा है। उन्होंने कुछ लोगों को हरियाणा में फ्री हैंड दे रखा है, जैसे मैं बात करूं दीपेंद्र सिंह हुड्डा
बिल्कुल। भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर रणदीप सुरजेवाला या फिर शैलजा की अगर हम बात करें तो इनको फ्री हैंड दे रखा है, क्योंकि आला कमान को भरोसा है कि हरियाणा में यही लोग कमाल कर पाएंगे। और यही वजह है कि पीछे 10 सालों की अगर हम बात करें हरियाणा की 2014 से लेकर 2024 तक की, मैंने कई चुनावी कैंपेन कांग्रेस के कवर किए हैं, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जबकि उनकी सरकार नहीं भी थी, तभी वो रोजाना प्रोग्राम करते थे, कार्यक्रम में जाते थे, लोगों से मुलाकात करते थे। मैंने कई बार देखा चुनाव कि के वक्त हम देखते हैं कि चुनाव के बिल्कुल। वक्त ही जितने नेता है वो एक्टिव हो जाते हैं और जी। उसके पहले तक कोई जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं नहीं करता होता, है। बिल्कुल। और यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप चुनाव से पहले जब आप सरकार में नहीं हो और तभी भी आप जमीनी स्तर पर उतरकर बिल्कुल। जनता से बात कर रहे हो, जनता को साधने की कोशिश कर रहे हो, उनके जो माइनर प्रॉब्लम्स है उसे जानने की कोशिश कर रहे हो, और इसका परिणाम कहीं ना कहीं आपको चुनाव में दिखाई देता है। दिखेगा और वो दिखेगा भी। और ये जी। इसलिए कांग्रेस का जो आला कमान है वो बिल्कुल बेफिक्र है। उनको पता है कि हमने जिनको उतारा हुआ है वो फ्री हैंड तरीके से अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं। इसलिए बिल्कुल। जो कांग्रेस का आला कमान है, चाहे हम खरगे जी की बात करें या फिर राहुल गांधी की बात करें, तो वो अभी जम्मू कश्मीर पे ज्यादा उनका फोकस है। हाँ। लेकिन इसमें भी हम बीजेपी को मेरे ख्याल से कम नहीं आंक सकते हैं, क्योंकि जैसे आपने जेजेपी का जिक्र किया, जब 2019 में चुनाव हुए थे तब भी ये पार्टियां अगेंस्ट में ही लड़ी थी। तब हालांकि जेजेपी को किसी ने इतना किसी ने सोचा नहीं होगा कि जेजेपी जो सरकार है में alliance में हाँ आ बिल्कुल सकती है। आ सकती है, लेकिन तब भी बीजेपी के अगेंस्ट में ये सारी पार्टियां थी। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि जेजेपी का उतना शायद प्रभाव ना पड़े जितना पिछली बार था, क्योंकि आप सरकार में थे, आप किसानों के मुद्दे आए, तब आप इतना खुलकर नहीं कुछ कर पाए, या जो जाटों के मुद्दे हैं उन पर आप इतना कुछ खुलकर नहीं कर पाए सरकार में रहते हुए। तो मुझे लगता है कि वो आपके वोट बैंक पर कहीं ना कहीं जो है सेंधमारी कर देगा। देखिए, पॉलिटिकल का एक हिस्ट्री रही है कि जब कोई नई पार्टी जब आती है प्रदेश किसी भी राज्य में या फिर कहीं पर भी, तो लोगों को उन पे भरोसा होता है कि क्या पता ये कुछ अलग करके दिखाएंगे। तो जेजेपी ने 2019 में वही किया था, वो नई पार्टी उभरी, फिर उसके बाद दुष्यंत चौटाला काफी एक्टिव थे उस समय, तो उस समय लोगों ने उन पे भरोसा जताया। हो सकता है जनता ने जिस चीज पर भरोसा, जिन मुद्दों को लेकर के वोट दिया, वो मुद्दे पूरे नहीं हो सके। ना विकास हुआ हरियाणा में, लोगों के कई तरह के मुद्दे थे जो नहीं पूरे हो सके, और यही वजह है कि जेजेपी ने जब सरकार से अलायंस तोड़ा और उसके बाद कई नेता जेजेपी के ऐसे थे जो बगावत करके दूसरी पार्टियों में चले गए, चाहे हम बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या दूसरे दलों की बात करें, तो उनमें चले गए। तो जेजेपी का भी जो वोट बैंक 2019 में था वो भी शायद अब वो नहीं रहने वाला। तो क्या यही वजह थी कि बीजेपी की ओर से भी खट्टर को हटाकर उनको लोकसभा चुनाव लड़वाकर और नायब सिंह सैनी को मौका दिया, नया न्यू फेस लाया गया कि ये न्यू फेस भी था? क्योंकि अगर मैंने पहले जैसे जिक्र किया, 2019 के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा फासला था वोट बैंक को लेकर के बीजेपी के लिए। तो बीजेपी ने खट्टर सरकार की नाराजगी को देख लिया था कि लोग काफी परेशान हैं और लोग जो खट्टर सरकार की जो नाराजगी है वो सड़कों पर भी आ गई है। किसान आंदोलन की चाहे हम बात करें, बड़ी संख्या में किसान पहुंचे थे आंदोलन करने के लिए, चाहे हम पहलवानों की बात करें, जो पहलवानों का प्रदर्शन चला, कई ऐसे और भी मुद्दे हैं। तो बीजेपी को ये था कि एक तो हम अगर चेहरा बदलेंगे तो हो सकता है पार्टी की छवि बेहतर हो सके, और दूसरी चीज ये भी है कि एक जो जाति समीकरण को साधने की बात है, क्योंकि सैनी वोट बैंक जो है वो भी बीजेपी के लिए काफी अहम हो जाता है। तो यही वजह थी कि बीजेपी ने जो फेस चेंज किया है सीएम का, वो इसी वजह से किया है। लेकिन वो सारे मुद्दे मुझे लगता है अभी भी हैं। आपने किसानों का मुद्दा उठाए, चाहे पहलवानों का, वो पहलवानों का तो और बैकफायर, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बीजेपी हमेशा इसके अगेंस्ट हरियाणा के पहलवान वर्सेस यूपी के पहलवान जैसा मुद्दा बन चुका था वो। तो कहीं ना कहीं ये चीज बैकफायर ना कर जाए बीजेपी के लिए। बिल्कुल कर भी सकती है। अगर हम इसका एग्जांपल अगर हम ले पंजाब से, पंजाब में जब अभी आखिरी चुनाव थे विधानसभा के, तो कांग्रेस ने भी यही किया था, सीएम बदल दिया, उनको लगा कि इससे फायदा होगा, चन्नी जी को बनाया, लेकिन सीएम खुद हार गए, सीएम हार गए। तो इसलिए हम ये उदाहरण वहां से ले सकते हैं पंजाब से कि बीजेपी ने जो ये यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया, ये जरूरी नहीं कि सफल हो। और इस बार नायब सिंह सैनी की भी सीट बदल दी गई। बिल्कुल बदल दी गई है। और कल अगर आप प्रधानमंत्री मोदी का अगर आप संबोधन सुनेंगे तो उन्होंने करीब 7 से 8 मिनट सिर्फ सीएम सैनी की सिर्फ तारीफ करने में ही समय बिता दिया। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाने की कोशिश करी कि हमने जो ये मुख्यमंत्री चेंज किया, जो बदला है चेहरा, तो ये बहुत अच्छा है, ये बहुत कामकाजी है, इन्होंने ये कर दिया हरियाणा में, इन्होंने वो कर दिया। लेकिन आखिरकार बात आती है जनता पर, जनता ही तय करेगी कि प्रदेश की कमान कौन संभाल सकता है। देखिए, एक मेरा सवाल आप तीनों से है, हरियाणा के लिए अहम मुद्दे क्या है और क्या लगता है कि हरियाणा की जनता किस बेसिस पर वोट डालने वाली है, भले वो कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेजेपी हो, कोई भी पार्टी हो? सबसे तीन अहम मुद्दे कौन से लगते हैं? आप तीनों एक एक करके देखिए, सबसे पहले तो अहम मुद्दा सबसे बड़ा है रोजगार का। दूसरा अग्निवीर योजना, जिस पर बीजेपी
कई सालों से, मतलब जब से अग्निवीर योजना शुरू हुई है तब से जो विरोधी दल हैं वो भी उसको घेरने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और यही वजह है कि अब अग्निवीर योजना को लेकर डिफेंस मिनिस्ट्री की बात करें या फिर उसकी भारतीय सेना की बात करें, ये लोग इस पे विचार विमर्श कर रहे हैं कि क्या कुछ और उसमें बदलाव किया जा सकता है। आपके सहयोगी दल हैं जो वो प्रेशराइज कर रहे हैं, जेडीयू आपको बिल्कुल प्रेशराइज बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल टीडीपी आपको प्रेशराइज कर रहा है इस मुद्दे पे। तो और दूसरा अग्निवीर योजना हो गई, बेरोजगारी हो गई, और तीसरा किसान का मुद्दा जो बहुत बड़ा हमेशा से रहा है हरियाणा में। किसान समुदाय को अगर आपको खुश करना है तो उनके लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो शायद और किसान कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज है अब भी, बिल्कुल नाराज है। सड़क पर 1.5 साल से ज्यादा समय बिताना, वो भी कोरोना काल जैसे समय में बिताना, और उसके बाद सरकार को उस पर ध्यान ना देना, और उसके बाद कई दौर की बातचीत होना, उसके बाद फिर लगातार बातचीत में घुमाना, फिर आखिरी में आकर के बोलना कि हम जनता को, किसानों को समझा नहीं पाए इसलिए तीनों बिल वापस ले रहे। तो कहीं ना कहीं किसान अब भी खुश नहीं। और जो किसानों को लास्ट में भरोसा दिया गया था कानून वापस लेने के बाद कि हम एमएसपी को लेकर के आपको, हाँ जी, गारंटी देंगे, आश्वासन देंगे, उसकी एक जो कीमत है वो तय करेंगे, लेकिन वो चीज अब भी नहीं हो पाई। जो किसान नेता अक्सर मीडिया के सामने आकर ये चीज दोहराते हैं, और यही वजह कि बीजेपी किसान पर ज्यादा बात नहीं करती है, बिल्कुल बाहर से बोल करके निकल। मेरा सवाल आपसे ये है कि किसान का जो मुद्दा है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हरियाणा विधानसभा चुनाव में, और विपक्ष लगातार इस मुद्दे को भुलाने की कोशिश कर रही है। क्या लगता है कि किसानों के साथ जो हुआ उसका खामियाजा बीजेपी को इस हरियाणा विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है? बीजेपी को हरियाणा में साफ दिख रहा है कि उनकी हार पूरी तरीके से तय है। इस वजह से जो हम प्रधानमंत्री मोदी का कल का भाषण देखा, तो प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों पर काफी अच्छे तरीके से बात की। उन्होंने कहा कि किसान हरियाणा से हम एमएसपी पे खरीदते, 25 से ज्यादा कुछ चीजें जो हम एमएसपी पे खरीदते हैं। तो कांग्रेस बताए कि कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल में है, तो तेलंगाना में है, तो कांग्रेस क्या वहाँ के किसानों के साथ वो खरीद रही है ये चीजें, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि किसान जिस तरीके से बीजेपी सरकार को घेरते हुए आ रहा है। बीजेपी ने उन्हें दिल्ली जाने से भी रोक रखा था, क्योंकि हरियाणा में उनकी सरकार उन्हें दिल्ली बॉर्डर पे ही रोके रखी। तो हरियाणा के जो किसान बीजेपी से बहुत ज्यादा गुस्से में है। इस वजह से प्रधानमंत्री मोदी को जाना पड़ा है, और सबसे पहले उन्होंने अपनी रैली में यही कहा कि आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है, एमएसपी एक बड़ा मुद्दा है, और अग्निवीर तो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बीजेपी की हार हरियाणा में लगभग तय है, क्योंकि यही चीज गुजरात के लिए भी कही जाती है। लगभग तय नहीं कह सकते, लेकिन वोट बैंक घटेगा। ऊपर से लोकसभा चुनाव और आप विधानसभा चुनाव को जोड़कर नहीं देख सकते। वोट बैंक घटा तो इस सिनेरियो में बीजेपी के पास क्या ऑप्शन है? बीजेपी के पास हमेशा से विकल्प रहते हैं, और ये हमने कई राज्यों में देखा। तो क्या लगता है कि जेजेपी किंग मेकर बन सकती है? बन सकती है, क्या पता ये एक राजनीतिक रणनीति हो कि सहयोगी ने पहले अलायंस तोड़ा और फिर से चुनाव होने के बावजूद कि ताकि जेजेपी वोट काटने का काम करे, और जब बीजेपी के पास उतने वोट्स ना मिले तो वो साथ में दोबारा आ जाएंगे, पोस्ट अलायंस जिसे हम कहते हैं, वो हो सकता है। तो ये एक अच्छी रणनीति मानी जा सकती है। देखिए, हालांकि मुझे लगता है कि बीजेपी की जो ये जो बात कह रहे थे कि ये जो स्ट्रेटेजी हो सकती है, ये मुझे संभावना इसकी कम लगती है। लेकिन हाँ, ये जरूर होगा कि बीजेपी जो है, आपने देखा किस तरह से बगावत सामने आई, हालांकि उसके बावजूद भी बीजेपी की ओर से अपनी लिस्ट वापस नहीं ली गई। जम्मू कश्मीर में ऐसा हुआ था, उन्होंने लिस्ट तुरंत वापस ले ली थी। तो मुझे लगता है कि आला कमान की ओर से मंथन, पूरा विचार विमर्श करके विनेबिलिटी के आधार पर और जातीय समीकरणों को साधते हुए ये लिस्ट जारी की गई है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें उन्होंने कुछ तो देखा होगा, विनेबिलिटी देखी होगी कि ये कैंडिडेट जीत सकते हैं। तो शायद यहाँ बीजेपी को कम आंकना जो है गलती होगी, या अलायंस अगर वो नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बीजेपी को इतना कॉन्फिडेंस है, या बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो अकेले बीजेपी को इतना कॉन्फिडेंस है कि बीजेपी ने सीएम सैनी को वो सीट दिया जो पिछले बार के विधानसभा चुनाव में वो हार चुके थे। तो लाडवा की सीट देना मतलब बीजेपी ने मंथन तो जरूर किया। देखिए, मेरा सवाल आप तीनों से एक है कि विपक्ष की ताकत में तो इजाफा हुआ है, इस बात पर कोई दो राय नहीं है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं कि मान लीजिए अगर बीजेपी हरियाणा विधानसभा चुनाव हार जाती है, तो उसके बाद क्या? उसके बाद आपके पास यूपी उपचुनाव है, और फिर महाराष्ट्र चुनाव है, उसके बाद झारखंड चुनाव, जम्मू कश्मीर तो चलो साथ में ही हो जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल एक जिस तरह से लोकसभा चुनावों ने काम किया मोराल बूस्ट करने का विपक्ष का, वही महाराष्ट्र और झारखंड में भी हम देख सकते हैं कि मोराल जो है बूस्ट होगा। लेकिन वहां के मुद्दे अलग है, स्थानीय मुद्दे अलग है, यहाँ के मुद्दे अलग है। तो बिल्कुल मंथन तो होगा, और उसके बाद चुनाव का नतीजा ही बताएगा कि आगे क्या किया जाएगा बीजेपी की ओर से। बिल्कुल विशाल, आपकी क्या राय है? बिल्कुल यही चीज है कि जरूरी नहीं कि हरियाणा ही उनके पास विकल्प है, क्योंकि एक दशक के करीब उन्होंने बीजेपी की सरकार चली, और अब उनको
फोकस रखना है महाराष्ट्र पर, झारखंड पर, जहां पर अब बड़े विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उसके बाद बिहार, जहां पर सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है बीजेपी का। और जम्मू कश्मीर में बीजेपी मेहनत कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि खुद गृह मंत्री अमित शाह भी जा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी रैली कर रहे हैं, तो बिल्कुल वहां वो पूरी मेहनत कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि 370 हटने के बाद का जो इतिहास बीजेपी ने रचा है उसको वो आगे भी कायम रखें। बीजेपी के लिए इसलिए कश्मीर जीतना इतना जरूरी है क्योंकि 370 हटने के बाद अगर बीजेपी वहां पे जीत नहीं पाती है, उससे सबसे वही तो ये वही बात होगी, अयोध्या में मंदिर बन गया, लेकिन आपने अयोध्या का जिक्र किया। हमने देखा है कि बीजेपी का गढ़ इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है, इंपॉर्टेंट प्लेस रहा है अयोध्या। जब अयोध्या में ऐसे रिजल्ट्स आ सकते हैं तो हरियाणा से बीजेपी क्या एक्सपेक्ट कर रही है? देखिए, राजनीति हमेशा संभावनाओं का खेल है। चुनाव जो है उसमें कभी बाजी पलट सकती है। देखिए, जेजेपी का जब उत्थान हुआ तो मुझे लगता नहीं है कि ज्यादातर लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया होगा कि जेजेपी जो है सत्ता में आ सकती है, तो पर लेकिन वो आई। तो ये संभावनाओं का खेल है, और ये जब नतीजे आएंगे तो हमें देखने को मिलेगा। चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि अरुण ने कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, हरियाणा विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियां रणनीति बनाने में जुट गए हैं, सभी पार्टियां एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा की गद्दी किसके सर सजती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज स्टेट्स के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।